हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टारगेट पॉलिटिकल साइंस फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम लोग देख रहे हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2019 के प्रश्न पत्र को, और इसका जो राजनीति विज्ञान का यहाँ पेपर है और इसका जो 20 क्वेश्चन है इसके फर्स्ट पार्ट में हमने उसे कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने उस पार्ट को ना देखा हो तो आप लोग जाकर उसे देख लीजिए। फ्रेंड्स, हम लोग की जो डेट है एनटीए ने घोषित कर दी है एग्ज़ाम की। नेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है जुलाई में स्टार्ट होगा। हम लोग के 8 जुलाई के बाद 8 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए किस क्रम में हम लोग का एग्ज़ाम होता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग के पास टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है, तो आप लोग अपनी तैयारी करें, साथ साथ ये प्रीवियस क्वेश्चन को भी सॉल्व करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमका जो आज का पहला क्वेश्चन है यानी 21 नंबर का, निर्णय निर्माण सिद्धांत का क्रमवार व्यवस्थित करें। निर्णय निर्माण सिद्धांत जो है उसे क्रमवार व्यवस्थित करने पे जो पहले आएगा वो हमें लिखना है। देखिए निर्णय निर्माण सिद्धांत को अगर हम क्रमवार व्यवस्थित करते हैं तो पहले हम आता है समस्या की पहचान। जो समस्या की पहचान है वह पहले आएगी पहले नंबर पे। उसके बाद आएगा आप लोग को सूचना हेतु खोज आएगा, सेकंड नंबर पे आएगा सूचना हेतु खोज। थर्ड पे आएगा विकल्प की परिभाषा, और फोर्थ पे आएगा विकल्प का चयन। यानी हम लोग का जो BADB यानी ऑप्शन जो 4 है वह सही होगा हम लोग का। तो अगर निर्णय निर्माण सिद्धांत को हम क्रमवार व्यवस्थित करते हैं तो पहले समस्या की पहचान, उसके बाद सूचना हेतु खोज, फिर विकल्प की परिभाषा और लास्ट में आएगा विकल्प का चयन। ऑप्शन 4 हमारा सही होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था UN सिस्टम यानी जो UN संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था है उसके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था को कालक्रमा अकॉर्डिंग इसे भी व्यवस्थित करना है। तो अगर हम संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था को कालक्रमानुसार अगर व्यवस्थित करते हैं तो पहले इसमें होता है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्गठन एवं विकास बैंक की स्थापना। उसके बाद आएगा अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। इसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, और फिर आता है हम लोग का बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। तो पहले क्या आएगा? पहले आएगा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्गठन एवं विकास बैंक आता है, फिर अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम आएगा, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ आएगा, उसके बाद आएगा बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। तो हमारा ऑप्शन जो सही होता है हमारा सही होगा, देखिए ऑप्शन 2 यानी 1342 सही होता है। पहले अंतर्राष्ट्रीय पुनर्गठन एवं विकास बैंक, फिर अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, फिर बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी आती है UN संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था है वो उसके क्रमानुसार व्यवस्थित करने पर। देखिए अगला क्वेश्चन है संगठन में संचार प्रक्रिया का अनुक्रम है। तो संगठन में जो संचार प्रक्रिया है वह किस क्रम से होती है वह हमें इसमें बतलाना है। तो देखिए जब संगठन का जो संचार प्रक्रिया चलती है तो संचार प्रक्रिया का जो क्रम होता है वह होगा ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। इसमें पहले प्रेषक, फिर संकेतन, संदेश, उसके बाद चैनल। तो संगठन में संचार प्रक्रिया का जो अनुक्रम है वह है प्रेषक, संकेतन, संदेश, चैनल। ऑप्शन 4 हमारा सही होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से आरोही क्रम में कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो कौन सा अधिकार या नियम है जो पहले आया है उसके अकॉर्डिंग हमें इसे व्यवस्थित करना है। तो देखिए यानी घटते क्रम में। देखिए पहले इसमें जो अगर हम लोग क्रम के अनुसार इसे व्यवस्थित करते हैं तो जो हमारा पहले इसमें आता है वो देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है वह संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसी बना था 1946 में। ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वह संयुक्त राष्ट्र संघ का विशिष्ट एजेंसी बना था अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कब? तो 1946 में। देखिए जो ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है उसके कार्य जो होते हैं ये क्या करता है? ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक तय करता है, और उसके बाद जो काम की जगह होती है और अधिकारों को यह प्रोत्साहित करता है, रोजगार के उत्कृष्ट अवसरों के लिए प्रोत्साहित करता है। यह काम से जुड़े मुद्दों पर संवाद को पुष्ट करना तथा सामाजिक संरक्षण बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। और जो ILO का त्रिपक्षीय ढांचा है, देखिए ILO जो है वो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का शॉर्ट फॉर्म है जिसे ILO कहते हैं, और यह इसमें एक त्रिपक्षीय ढांचा होता है। ये त्रिपक्षीय ढांचा के अकॉर्डिंग कार्य करते हैं। इसमें सरकारें होती हैं, नियोक्ता होते हैं और श्रमिक होते हैं। वो तीनों प्रतिनिधि के रूप में एकजुट होते हैं। कौन कौन? तो सरकारें, नियोक्ता और श्रमिक। तो हमारा ऑप्शन क्या सही होता है इसमें? ऑप्शन 2 ILO जो है वह संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी बना था 1946 में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन स्वेच्छातंत्रवाद का समर्थक नहीं है? तो इसमें कौन स्वेच्छातंत्रवादी नहीं है ये हमें बतलाना है। तो हमारा ऑप्शन जो सही होगा वह होगा रॉबर्ट डेल।
रॉबर्ट डहल जो है वह स्वेच्छातंत्रवादी नहीं है। बाकी देखिए रॉबर्ट नोजिक, मिल्टन फ्रीडमैन, हेयक और आइजिया बर्लिन है, ये जो थे वे स्वेच्छातंत्रवादी थे। देखिए जो रॉबर्ट डहल है वह स्वेच्छातंत्रवादी तो नहीं है। और ये जो 1950 के बाद विश्व की स्थितियाँ बदलने के कारण जो उदारवाद के स्वरूप में संशोधन हुआ, 1950 में जब विश्व की स्थितियाँ बदली तो उस समय क्या हुआ, तो उदारवाद का जो स्वरूप था उसमें संशोधन हुआ। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व बैंक और IMF जैसी जो संस्थाएं निर्मित हुई, जो धीरे धीरे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में निजीकरण, उदारीकरण तथा भूमंडलीकरण की शुरुआत करने लगी। इस समय जो नकारात्मक उदारवाद विचारधारा एक बार पुनः नए रूप में उभरी। उसी समय क्या हुआ, तो जो नकारात्मक उदारवाद की विचारधारा थी वह पुनः से एक बार उभरी, जिसे क्या कहा गया, तो उसे नाम दिया गया स्वेच्छातंत्रवाद। इस सिद्धांत में क्या, देखिए इस सिद्धांत के जो समर्थक हैं वो थे आइजिया बर्लिन, F.A. हेयक, मिल्टन फ्राइडमैन और रॉबर्ट नोजिक। इनके समान ये जो विचार रखते थे, स्वेच्छातंत्रवादी के विचार क्या थे, देखिए जो स्वेच्छातंत्रवादी थे उनके विचार थे जो व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, धर्म से, समाज से, परंपरा से या परिवार से, ताकि वो अपनी नियति स्वयं निर्धारित कर सके। तो व्यक्ति को किसी तरह की बाधा नहीं होनी चाहिए, उसकी स्वतंत्रता में पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। किससे किससे, धर्म से मिलनी चाहिए, समाज से मिलनी चाहिए, परंपराओं से मिलनी चाहिए, परिवार से मिलनी चाहिए, ताकि क्या कर सके, वो अपनी नियति को स्वयं निर्धारित कर सके। उसके बाद ये मानते थे कि जहाँ तक राज्य का प्रश्न है, ये राज्य को अधिक शक्तियाँ देने के विरोधी हैं। जो स्वेच्छातंत्रवादी हैं वे राज्य को अधिक शक्तियाँ देने के विरोधी हैं। इनके अनुसार राज्य के मुख्य कार्य देखिए क्या क्या होने चाहिए, तो जो स्वेच्छातंत्रवादी हैं वे मानते हैं कि जो राज्य के कार्य होने चाहिए, राज्य को केवल कानून व्यवस्था बनाए रखना और नियम बनाना जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में माने जाएंगे, तथा यह देखना कि उन नियमों का पालन हो रहा है अथवा नहीं, तथा जो व्यक्ति मुक्त बाजार प्रतिस्पर्धा में चलने के काबिल न हो उनके लिए कल्याणकारी उपाय करना और वे सभी कार्य करना जिन्हें बाजार प्रणाली करने में असमर्थ है। तो यह बात स्वेच्छातंत्रवादी कहते थे राज्य के विषय में कि राज्य के इतने कार्य होने चाहिए। तो इसमें क्या बतलाना था हमें कि रॉबर्ट डहल जो है वो स्वेच्छातंत्रवादी नहीं है। ऑप्शन 3 हमारा सही होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, राम मनोहर लोहिया किसके विरोधी थे। जो राम मनोहर लोहिया थे वो किसके विरोधी थे, तो देखिए पूंजीवाद और साम्यवाद। राम मनोहर लोहिया जो थे वे पूंजीवाद के भी विरोधी थे और साम्यवाद के भी विरोधी थे। इस हिसाब से जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट, A और B। देखिए जो राम मनोहर लोहिया थे वे एक समाजवादी विचारक थे और वे शक्तियों के विकेंद्रीकरण की बात करते थे। उन्होंने पूंजीवाद और साम्यवाद का विरोध किया था। तो ऑप्शन हमारा सही होता है ऑप्शन फर्स्ट, A और B। अगला क्वेश्चन हमारा है कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त की गई है। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में प्रदत्त की गई है। तो जो अध्यादेश की बात की गई है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति की, तो है अनुच्छेद 123, ऑप्शन फर्स्ट, अनुच्छेद 123 में अध्यादेश की बात की गई है। देखिए जो भारत संविधान के अनुच्छेद 123 द्वारा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं और राष्ट्रपति को संसद के 17 की अवधि में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। यह राष्ट्रपति को प्रदत्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है। यह शक्ति उसी, देखिए इसमें हमें तालिका 1 को, तालिका फर्स्ट को तालिका सेकंड से मिलान करना है। तो इसमें मार्क्स का विसंबंधन सिद्धांत जो दिया गया है, थ्योरी ऑफ एलियनेशन, ये दिया गया है इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिक मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 1844 में। देखिए ऑप्शन 4 में है इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 1844 में क्या है, तो मार्क्स का विसंबंधन सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ एलियनेशन। और जो सेकंड है, देखिए सेकंड है विसंबंधन एवं विषयीकरण। विसंबंधन और विषयीकरण का जो सिद्धांत है ये दिया गया है जॉर्ज लुकाच के द्वारा। विसंबंधन एवं विषयीकरण का सिद्धांत दिया गया है, ऑप्शन 3 में आ रहे हैं जॉर्ज लुकाच। और उसके बाद है विसंबंधन का समकालीन सिद्धांत। विसंबंधन का जो विषयीकरण सिद्धांत है वह जॉर्ज लुकाच का है और जो विसंबंधन का समकालीन सिद्धांत है वह दिया गया है एरिक फ्रॉम के द्वारा। एरिक फ्रॉम का है इनका, देखिए। और जो एक आयामी व्यक्ति विकसित औद्योगिक समाज, एक आयामी व्यक्ति विकसित औद्योगिक समाज की विचारधारा का अध्ययन, यह बात की गई है। तो हर्बर्ट मार्क्यूज ने यह बात की है, एक आयामी व्यक्ति विकसित औद्योगिक समाज
की विचारधारा पर अध्ययन की बात किसने की है? तो हर्बर्ट मार्क्यूज ने की है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा इसमें विकल्प सही होता है वह सही होता है ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 सही होता है हमारा। देखिए क्या था इसमें, तो मास का विसंबंधन सिद्धांत जो था यानी थ्योरी ऑफ एलिनेशन, ये दिया गया है इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 1844 में। विसंबंधन एवं विषयीकरण सिद्धांत दिया जॉर्ज लुकाच ने। विसंबंधन का समकालीन सिद्धांत दिया एरिक फ्रॉम में। देखिए विसंबंधन का विषयीकरण सिद्धांत दिया था जॉर्ज लुकाच ने और विसंबंधन का समकालीन सिद्धांत दिया एरिक फ्रॉम ने। एक आयामी व्यक्ति विकसित औद्योगिक समाज की विचारधारा पर अध्ययन की बात की है हर्बर्ट मार्क्यूज ने। एक आयामी व्यक्ति विकसित औद्योगिक समाज की विचारधारा पर अध्ययन की बात किसने की? तो हर्बर्ट मार्क्यूज ने। हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो बुक है वह लिखी गई है लुसियन पाई द्वारा, यानी ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही होता है। लुसियन पाई की बुक है एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। अगला है कि निम्नलिखित तिथियों में से किस तिथि को भारत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य बना? तो इन तिथियों में से हमें क्या बतलाना है कि कब भारत जो है वह संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य बना था। तो जो हमारा इसमें आंसर होगा ऑप्शन 3 यानी 1 जनवरी 2019 को। 1 जनवरी 2019 को जो भारत है वह संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य बना था। देखिए जो भारत है वह संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य बना 1 जनवरी 2019 को और इसका कार्य था सार्वभौमिकरण, निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता, सृजनात्मकता, अंतर्राष्ट्रीय संवाद के सिद्धांतों के अंतर्गत निर्देशित होना और इसे समय पर अभी सभी एजेंसियों और निकायों को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है ताकि मानव अधिकार उल्लंघन को रोका जा सके। ये किसका कार्य है? तो यह कार्य है संयुक्त मानव अधिकार परिषद का, जो कि संयुक्त राष्ट्र का अंग है। तो हमारा ऑप्शन सही होता है ऑप्शन 3 यानी 1 जनवरी 2019 को जो भारत है वह संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार परिषद का सदस्य बना। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से 2 सही हैं? निम्नलिखित में से 2 सही बतलाना है हमें। जो ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से 2 सही है, वो आंसर हमें देना है। देखिए जो पहला है कि अगस्त कामते के अनुसार प्रेक्षण, प्रयोग और तुलना मुख्य विधियाँ हैं। अगस्त कामते हैं वह कहते हैं कि जो प्रेक्षण है, प्रयोग व तुलना है वह क्या है? वह मुख्य विधियाँ है। तो देखिए यह सही है। अगस्त कामते के अनुसार प्रेक्षण, प्रयोग व तुलना जो है वह मुख्य विधियाँ हैं। ऑप्शन बी दिया गया है ब्लंडसली के अनुसार दार्शनिक व ऐतिहासिक विधियाँ सही विधियाँ होती हैं। तो ब्लंडसली ने भी दार्शनिक और ऐतिहासिक विधियाँ को सही विधियाँ माना था, तो ऑप्शन बी सही होता है। तो हमें देखिए इसमें क्या बतलाना था? 2 सही कथन को चुनना है इसमें। तो देखिए ए और बी दोनों सही हैं, तो हमारा आंसर सही होता है इसमें ऑप्शन फर्स्ट यानी ए और बी। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से 2 कथन जो है वह सही है? तो इसमें भी 2 सही कथन बतलाने हैं। जो 2 अभिकथन इस कथनों में सही है वह हमें बतलाना है। तो देखिए पहला दिया गया है कि जो न्याय और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, मतलब न्याय की बात करता है, तो इसमें 3 तरह के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। जो भारतीय संविधान की उद्देशिका है उसमें 3 तरह की बात की गई है, जिसमें जो न्याय 3 प्रकार के बतलाया गया है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो फर्स्ट हमारा सही है। और देखिए सेकंड है कि विचार, व्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता। तो 5 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है, जिसमें विचार है, व्यक्ति है, विश्वास है, आस्था है, पूजा है की स्वतंत्रता दी गई है। तो ये भी सही है। तो हमें सत्य कथन ही बतलाना था, तो ए और बी दोनों सही होते हैं। हमारा जो आंसर सही होगा ऑप्शन 4 यानी ए और बी दोनों सही है। देखिए अगला क्वेश्चन जो है कि निर्वाचक आयुक्त के बारे में निम्नलिखित में से कौन से अभिकथन जो है वह सही है? तो निर्वाचन आयोग के बारे में हमें सही कथन को बतलाना है। तो देखिए इसमें फर्स्ट दिया गया है कि उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो यह सही है। निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सेकेंड है उन्हीं आधारों पर अपने पद से हटाया जा सकता है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। तो निर्वाचन आयुक्त के विषय में यह बात नहीं की गई है। अगला है मुख्य चुनाव आयुक्त की संस्तुतियों के आधार पर ही उन्हें राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन के संस्तुतियों के आधार पर ही उन्हें राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन देखिए सी हमारा भी सही है। और डी है कि उनके पद का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी पहले आए, तो यह भी सही है। तो हमें सही कथन बतलाना है किसके विषय में? तो निर्वाचन आयुक्त के विषय में। तो देखिए हमारा जो सही होगा ए, सी और डी। तो ए, सी और डी यानी ऑप्शन 4 हमारा सही होता है, ए, सी और डी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित को क्या करना है? तो कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है।
तो इसमें कौन सा कब हुआ था उसके अकॉर्डिंग हमें इसे व्यवस्थित करना है। देखिए पहले जो जलियांवाला बाग नरसंहार है, जो जलियांवाला बाग नरसंहार है वह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। और हंटर समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। हंटर समिति जो बनी थी जलियांवाला बाग नरसंहार जो हुआ था उसकी जांच के लिए बनी थी, तो इसकी जो रिपोर्ट दी गई थी वह दी गई थी 1 अक्टूबर 1919 को। 1 अक्टूबर 1919 को दी गई थी हंटर समिति द्वारा रिपोर्ट। और जो चौरी चौरा कांड है, चौरी चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को। और स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 9 जनवरी 1923 को। तो देखिए जो हमारा इसमें क्रम दिया गया है एकदम सही दिया गया है, A B C और D। तो जो हमारा आंसर सी होगा ऑप्शन फर्स्ट होगा A B C और D। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 हंटर समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया 1 अक्टूबर 1919। चौरी चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 और स्वराज पार्टी की स्थापना की गई 9 जनवरी 1923 में। ऑप्शन हमारा सी होता है ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से दो अभिकथन विकास के अधिकार के संबंध में सही है? निम्नलिखित में से कौन से दो कथन है जो विकास के अधिकार में सही है? तो देखिए हमें क्या बतलाना है, सही कथन बतलाना है किसके विषय में? तो विकास के अधिकार के विषय में। तो देखिए जो पहला ऑप्शन हमारा दिया गया है कि विकास के अधिकार के घोषणा पत्र को वर्ष 1986 में साधारण सभा में अंगीकार यानी स्वीकार किया गया था। तो देखिए ये सही है, हमें सही कथन ही बतलाना है। तो जो विकास अधिकार की घोषणा पत्र था वह 1986 में साधारण सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। और जो सेकंड बी है कि यह अंत्य संक्राम्य मानव अधिकार है। सेकंड में क्या दिया गया है कि जो यह है अंतन संक्राम्य मानव अधिकार है जिससे संक्रमित न किया जाए। तो यह देखिए ऑप्शन बी हमारा सही होता है, यह भी सही कथन है। और नेक्स्ट है कि उससे 1993 वियना घोषणा एवं कार्य योजना में कोई जगह नहीं मिली थी, तो यह गलत है। और फोर्थ है कि वर्ष 1990 में मानव अधिकारों के आयोग ने इसका कार्यक्रम की निगरानी हेतु एक कार्य समूह की स्थापना की गई थी, तो ये भी गलत है। देखिए जो हमारा ऑप्शन सही हमें बतलाना था, तो ऑप्शन हमारा सही होगा ऑप्शन फर्स्ट यानी ए और बी सही है। देखिए जो विकास अधिकार संयुक्त राष्ट्र घोषणा थी वह 1986 में हुई थी। और इस घोषणा के अनुसार विकास का अधिकार एक ऐसा अधिकार है जिसे छीना नहीं जा सकता, जिसकी आत्मा में क्या होता है, देखिए ये जो अंतन संक्रामक कहा गया है इसे मतलब इसे छीना नहीं जा सकता। और जिसकी आत्मा में यह निहित है कि प्रत्येक व्यक्ति क्या है, तो आर्थिक, सामाजिक, संस्कृति एवं राजनीतिक विकास में भागीदारी निभाकर योगदान दे सकता है, तभी मानव अधिकार एवं मूल स्वतंत्रताएं पूर्ण रूप से प्राप्त की जा सकती है। इसी दिशा में देखिए जो 14 जून से 25 जून 1993 को वियना ऑस्ट्रिया में विश्व मानवाधिकार सम्मेलन हुआ। कब हुआ? देखिए 14 जून से 25 जून 1993 वियना ऑस्ट्रिया में विश्व मानवाधिकार सम्मेलन हुआ। सम्मेलन के अंतर्गत इस बात को स्वीकार किया गया कि लोकतंत्र विकास एवं मानवाधिकार के प्रति सम्मान और मूल स्वतंत्रताएं अन्योन्याश्रित व पारस्परिक रूप से सम्मिलित है। घोषणा के अनुसार 1 और 2 में व्यक्ति के अधिकारों का उल्लेख है और अनुच्छेद 3 से 8 तक राज्यों के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि राज्य अपने यहाँ ऐसे वातावरण का विकास करने का प्रयास करेगा जिसमें व्यक्ति अपना विकास करने में सक्षम बन सके। तो हमारा ऑप्शन सही है इसमें, ऑप्शन ए फर्स्ट ए और बी सही है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अगाना सूत्र किससे संबंधित है? जो अगाना सूत्र है वह किससे संबंधित है? तो जो हमारा आंसर सी होगा इसमें देखते हैं। देखिए जीवन की उत्पत्ति से संबंधित है, समाज व्यवस्था एवं जातियों की उत्पत्ति से संबंधित है, धर्मनिरपेक्षता की उत्पत्ति की बात नहीं की गई है और 6 मोड़ वाले यानी 6 फोल्ड नीति की उत्पत्ति से संबंधित है, तो इसकी भी बात अगाना सूत्र में नहीं की गई। यानी हमारा आंसर सही होगा ए और बी। ऑप्शन 3 जो है वह सही होता है हमारा ए और बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने अपने न्याय सिद्धांत में उपयोगितावाद की निंदा की? निम्नलिखित में से किसने अपने न्याय सिद्धांत में उपयोगितावाद की निंदा की है यानी उपयोगितावाद की आलोचना की है? तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा ऑप्शन 3 जॉन रॉल्स ने। जॉन रॉल्स ने उपयोगितावाद के सिद्धांत की आलोचना की है। देखिए रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत में उपयोगितावाद की निंदा की और रॉल्स ने उन सिद्धांतों की कटु आलोचना की है जो व्यक्ति के नैतिक मूल्यवैधता की उपेक्षा करते हुए किसी पूर्व निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति करना चाहते हैं।
देखिए, व्यक्ति की गरिमा रॉल्स के न्याय प्रणाली का केंद्र बिंदु है। जो व्यक्ति की गरिमा है वह रॉल्स के न्याय प्रणाली का केंद्र बिंदु है। उपयोगितावाद का सिद्धांत जो है वह अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की बात करता है और उसका हिसाब लगाता है, समय नहीं देखता, उसके किसी व्यक्ति की विशेष स्थिति कितनी है, क्षति कितनी हो रही है, यह नहीं देखता। जैसे कि उसने कहा कि जैसे कि उसे दास बनाकर उसका जीवन बर्बाद किया जा सकता है, रॉल्स के अनुसार सुखी लोगों के सुख को कितना ही क्यों न बढ़ा दिया जाए, उससे दुखी लोगों के दुख का हिसाब बराबर नहीं किया जा सकता। इसी कारण जो उपयोगितावाद के सिद्धांत की आलोचना की थी जॉन रॉल्स ने, ऑप्शन 3 हमारा सही होता है। देखिए, अगले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, तो तालिका फर्स्ट और तालिका सेकंड से हमें मिलान करना है। देखिए, मेरी वास्टोक्राफ्ट, जो मेरी वास्टोक्राफ्ट है इनकी बुक है विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। ग्राम्सी की बुक है द प्रिजन नोटबुक। फ्रेंच फैनन की बुक है द रेस्ट ऑफ द अर्थ। और जो जॉन रॉल्स है उनकी बुक है पॉलिटिकल लिबरलिज्म। तो जो हमारा आंसर सही होता है, ऑप्शन सी होगा हमारा। देखिए, इसका कोट हम लोग देखें तो हमारा ऑप्शन सी होता है ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 में क्या है, तो मेरी वास्टोक्राफ्ट की बुक है विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन। ग्राम्सी की बुक है द प्रिजन नोटबुक। और फ्रेंच फैनन की बुक है द रेस्ट ऑफ द अर्थ। जॉन रॉल्स की बुक है पॉलिटिकल लिबरलिज्म। ऑप्शन 2 हमारा सही होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, किसने लोक प्रशासन को राज्य के कार्यों पर प्रयुक्त प्रबंधन की कला और विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है? किसने लोक प्रशासन को राज्य के कार्यों पर प्रयुक्त प्रबंधन की कला और विज्ञान के रूप में परिभाषित किया था? तो जो हमारा आंसर होगा, ऑप्शन हमारा होगा 3, डी वाल्डो ने। डी वाल्डो जो हैं वह लोक प्रशासन को राज्य के कार्यों पर प्रयुक्त प्रबंधन की कला और विज्ञान की बात अगर आती है तो वहाँ डी वाल्डो होंगे के रूप में परिभाषित किया था। देखिए, जो डी वाल्डो ने लोक प्रशासन को राज्य के कार्यों पर प्रयुक्त प्रबंधन की कला और विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। और जो फिफ्नर हैं, देखिए, और पब्लिक एड के जो थिंकर्स हैं फिफ्नर और फेथमेकर्स के मतानुसार, तो जो फिफ्नर है उनके अकॉर्डिंग जो प्रशासन है वो वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय तथा भौतिक साधनों के संगठन एवं संचालन है। फिफ्नर और प्रेस्टस जो है वह कहते हैं कि जो प्रशासन है वह वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय तथा भौतिक साधनों के संगठन एवं संचालन है। और जो एल डी वाइट जो थिंकर्स हैं उन्होंने लोक प्रशासन के विषय में कहा है कि जो प्रशासन है वह किसी विशिष्ट उद्देश्यों अथवा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत से व्यक्तियों का निर्देशन, नियंत्रण एवं समन्वय की कला है। अगर कला की बात आती है तो वहाँ एल डी वाइट होगा। अगर पब्लिक एड की परिभाषा में कला की अगर बात आती है तो वहाँ एल डी वाइट हो जाएंगे। अगर विज्ञान और कला दोनों की बात आएगी तो वहाँ डी वाल्डो हो जाएंगे। और देखिए, जो स्मिथ वर्ग और साइमन है उन्होंने प्रशासन को क्या कहा है, जो स्मिथ वर्ग और साइमन है उन्होंने प्रशासन को सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सहयोग करने वाले समूहों की गतिविधि माना है। प्रशासन के समान लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए सहयोग करने वाले समूहों की गतिविधि माना है स्मिथ वर्ग और साइमन ने। वाइट जो है, एल डी वाइट के शब्दों में लोक प्रशासन में वे गतिविधियां आती हैं जिनका प्रयोजन सार्वजनिक नीति को पूरा करने अथवा क्रियान्वित करने हेतु किया जाता है। तो जो लोक प्रशासन है उसमें राज्य के कार्यों पर प्रयुक्त प्रबंधन की कलाएं और विज्ञान के रूप में परिभाषित किया था, तो डी वाल्डो ने। ऑप्शन 3 हमारा सही होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक एवं परंपरागत असमानता के बीच किसने विभेद किया? जो प्राकृतिक है और जो परंपरागत असमानता है, इन दोनों के बीच विभेद किसने किया? तो देखिए, जो प्राकृतिक और परंपरागत असमानता है इन दोनों के बीच विभेद किया था रूसो ने। ऑप्शन 3 हमारा सही होता है, रूसो ने प्राकृतिक और परंपरागत असमानताओं के बीच विभेद किया। और रूसो ने अपने पहले निबंध डिस्कोर्सेस ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी के अंतर्गत, देखिए इनकी जो रूसो की पहला निबंध था डिस्कोर्सेस ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी के अंतर्गत प्राकृतिक दशा का अत्यंत मोहक चित्रण किया है रूसो ने, जिसमें मनुष्य प्रकृति के आंचल में सर्वथा सरल और समानतापूर्ण सुखमय जीवन बिताता है। देखिए, अपनी दूसरी कृति जो इनकी सेकेंड बुक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत रूसो ने अपना विचार बदल दिया। शुरू में उसने लिखा कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है परंतु वह सब जगह बेड़ियों से जकड़ा हुआ है। इस कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि मनुष्य नागरिक समाज में अपनी प्राकृतिक स्वतंत्रता से वंचित हो जाता है, इसलिए वह पराधीन हो जाता है। इसकी बात की थी रूसो ने अपने भी बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। ऑप्शन 2 हमारा सही होता है। प्राकृतिक एवं परंपरागत असमानता के बीच जो विभेद किया है वह किया है रूसो ने। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज निकायों के लिए निर्वाचन
किस संवैधानिक प्रावधान के अधीन कराए जाते हैं। जो भारत में पंचायती राज निकाय हैं उनके लिए निर्वाचन जो है वह किस संवैधानिक प्रावधान के अधीन कराए जाते हैं। तो देखिए जो भारत में पंचायती राज निकायों के लिए निर्वाचन है उसका जो प्रावधान किया गया है तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होता है ऑप्शन 2 अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। अनुच्छेद 243 के अधीन जो भारत में पंचायती राज है उनके निकायों के लिए निर्वाचन कराए जाते हैं अनुच्छेद 243 के अधीन। देखिए 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया खंड 9 सम्मिलित किया जिसे पंचायत नाम से उल्लेखित किया गया और अनुच्छेद 243 से 243 अर्थ तक इसका वर्णन है इसमें। और इस अधिनियम में संविधान में एक नई 11वीं सूची भी जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई इसके तहत। और इसमें पंचायतों को 29 कार्यकारी विषय वस्तु दिए गए हैं। ये अनुच्छेद जो इनका अनुच्छेद है उसका अनुच्छेद 243 जिससे संबंधित है, जो 29 कार्यकारी विषय वस्तु दिए गए हैं और इसका अनुच्छेद जो है वह 243 जिससे संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन 3 इसमें 2 सही होगा। 243 के अधीन क्या होता है तो पंचायती राज के निकायों में निर्वाचन के संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं अनुच्छेद 243 के में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कबीर से संबंधित नहीं है। तो इसमें जो कबीर से संबंधित नहीं है तो देखिए इसमें जो आंसर दिया गया था आयोग द्वारा जो एनटीए ने दिया था बेगमपुर, लेकिन बेगमपुर जो कबीर से संबंधित था। तो इसमें जो आंसर हमारा होना चाहिए 4th यानी लैंगिक असमानता की बात कबीर ने नहीं की थी। बाकी बेगमपुर की बात की थी, भक्ति की, पंचवाड़ी, तीनों इनसे संबंधित विचार है बट लैंगिक असमानता की बात इन्होंने नहीं की थी, लेकिन एनटीए ने बेगमपुर दिया था। देख लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से राष्ट्रीय जल नीति 2012 की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है। जो जल नीति 2012 में बनाई गई थी उस नीति की प्रमुख विशेषताएं हमें बतलानी है। तो देखिए जो हमारा इसमें जो दिया गया देख लेते हैं इसका। हाँ देखिए पहला है कि जल विनियमन प्राधिकरण की स्थापना, जल पुनर्चक्रण और पुनरुपयोग की प्रोत्साहित करना, इसकी बात भी की गई है। 3rd जल संसाधन की परियोजनाओं के रख रखाव से साथ भागीदारी, तो यह भी बात की गई है। और जल उपयोगकर्ता एसोसिएशन को वैधानिक शक्तियाँ दी जानी चाहिए, इसकी भी बात उसमें की गई है। तो यानी ABCD चारों ऑप्शन हमारे सही होते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो 2 है वह सही होगा, ऑप्शन 2। अगला है देखिए जो अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकथन गलत है। तो जो इसमें गलत है वह हमें बतलाना है। तो देखिए जो हमारा इसमें आंसर होगा ऑप्शन 4 होगा, यानी वैश्वीकरण संकीर्ण संस्कृति को बढ़ावा देता है। वैश्वीकरण जो है इसमें संकीर्ण संस्कृति को बढ़ावा नहीं देता है, हमें बतलाना था गलत क्वेश्चन। तो हमारा ऑप्शन 4 सही होता है। देखिए जो वैश्वीकरण से संस्कृति का आपस में मिलाप होता है, जिससे एक संस्कृति से दूसरी संस्कृतियों का आदान प्रदान सभी स्तरों पर होता है। तो इस हिसाब से यह चौथा जो है वो गलत है, क्योंकि ये संकीर्ण नहीं बल्कि विस्तारित करता है वैश्वीकरण जो है। और बाकी जो दिया गया है फर्स्ट में कि देखिए वैश्वीकरण का तात्पर्य अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना है, वैश्वीकरण बाजार अर्थव्यवस्था पर बल देता है, वैश्वीकरण अर्थव्यवस्थाओं की निगरानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ को बढ़ावा देता है। तो ये तीनों कथन सही है। तो ऑप्शन 4 हमारा सही होता है कि जो वैश्वीकरण व संकीर्ण संस्कृति को बढ़ावा देता है, यह कथन गलत है। अगला है देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किसके आधार पर मूल्यांकन अध्ययन कर सकते हैं। भारत के जो नियंत्रक व महालेखा परीक्षक हैं वह किनके आधार पर मूल्यांकन व अध्ययन कर सकते हैं। तो पहला दिया गया हमारा एक स्वयं की पहल पे, ये सही है, स्वयं की पहल पे मूल्यांकन और अध्ययन कर सकते हैं। 2nd है वित्तीय समिति के अनुरोध पर। 3rd है व्यवस्थापिका के निर्देश पर। 4th है कि मंत्रालय के संगठन व विधि विभाग मैथ्स डिवीजन के अनुरोध पर। तो यह गलत है, हमें इसमें सत्य कथन बतलाना है। तो हमारा ऑप्शन सी होगा A, B और C, यानी ऑप्शन 4 सी होता है हमारा A, B और C। देखिए जो संविधान के अनुच्छेद 149 संसद को यह अधिकार देता है कि केंद्र, राज्य या किसी अन्य प्राधिकरण या संस्था के महालेखा परीक्षक से जुड़े लेखा मामलों को व्यवस्थापित करें, और इसी से जुड़े संसद ने महालेखा परीक्षण के कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तों को अधिनियम 1971 को प्रभावी बनाया। इस अधिनियम को वर्ष 1976 में केंद्र सरकार के लेखा परीक्षा से लेखा को अलग करने हेतु संशोधित किया गया। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्न आधार पर मूल्यांकन अध्ययन करते हैं। किसके किसके आधार पर? तो स्वयं की पहल के आधार पे, वित्तीय समिति के अनुरोध पे और व्यवस्थापिका के निर्देश पे। ऑप्शन 3 4 हमारा सही होता है A, B और C। अगला क्वेश्चन है हमारा
कि पुस्तक जो है एस्केप फ्रॉम फ्रीडम, एस्केप फ्रॉम फ्रीडम यह बुक है एरिक फ्रॉम की, एस्केप फ्रॉम फ्रीडम बुक है एरिक फ्रॉम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कथन राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के बारे में सही है, वह हमें बतलाना है। तो जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के बारे में सही कथन जो है वह हमें बतलाना है। तो देखिए इसमें पहला दिया गया है कि इसका उद्देश्य प्रति 1000 की जनसंख्या पर 2 बेड की उपलब्धता सुनिश्चित करना था। तो ये कथन सही है, हमें सही कथन बतलाना है। बी है कि यह समस्त सार्वजनिक अस्पतालों में मुफ्त दवाइयाँ, मुफ्त निदान एवं मुफ्त आपात स्वास्थ्य सेवाओं को प्रस्तावित करता है। तो यह भी सही है। थर्ड है कि 2025 तक राष्ट्रीय एवं उप राष्ट्रीय स्तर पर समग्र जनन क्षमता दर को कम से कम 2.1 पर लाना है। तो देखिए ये भी सही है कि जो 2025 तक राष्ट्रीय एवं उप राष्ट्रीय स्तर पर समग्र जनन क्षमता को कम से कम 2.1 की दर पर लाना है। और डी है कि 2020 तक 5 वर्ष से 23 वर्ष की आयु के बीच वाले बच्चों की मृत्यु दर को कम करना है। तो यह बात इसमें नहीं की गई है, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 है उसमें यह बात नहीं की गई है। तो हमारा सही होगा ए, बी और सी, ए, बी और सी, ये तीनों सही है। देखिए जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 है उसके जो उद्देश्य हैं प्रति 1000 संख्या की जो जनसंख्या है उस पर 2 बेड की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। और यह समस्त सार्वजनिक अस्पतालों में मुफ्त दवाइयों, मुफ्त निदान एवं मुफ्त आपात स्वास्थ्य सेवाओं को प्रस्तावित करता है। और 2025 तक राष्ट्रीय एवं उपराष्ट्रीय स्तर पर समग्र जनन क्षमता दर को कम करने की बात की गई है। तो ये तीनों सही हैं। ऑप्शन डी हमारा गलत है, तो हमारा सही होता है ऑप्शन फर्स्ट यानी ए, बी और सी हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दलों का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है जो राजनीतिक दलों का नहीं है। तो हमारा आंसर सही होगा नियम अधिनिर्णय। नियम अधिनिर्णय जो है वह राजनीतिक दलों का कार्य नहीं है। देखिए राजनीतिक दलों का कार्य है सामाजिक कल्याण एवं भर्ती, हितों के व्यक्ति, हितों का समूहन। ऑप्शन 4 हमारा सही होगा कि नियम अधिनिर्णय जो है वह राजनीतिक दलों का कार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा है अर्थशास्त्र को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है। अर्थशास्त्र को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन 4 हमारा सही होगा नीति शास्त्र के रूप में जाना जाता है। अर्थशास्त्र को नीति शास्त्र के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित जो देखिए 2 दिए गए हैं ए और बी, और इन्हें हमें क्या करना है तो 1 से बी का मिलान करना है। तो पहला जो दिया गया है 2 या अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की व्यवस्था। 2 या अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 231 में। अनुच्छेद 231 में क्या किया गया है तो 2 या अधिक उच्च राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 231 में। सेकेंड है कतिपय मामलों का उच्च न्यायालय में हस्तांतरण। कतिपय मामलों का उच्च न्यायालय में हस्तांतरण की बात की गई अनुच्छेद 228 में। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात की गई अनुच्छेद 233 में। और उच्च न्यायालयों के प्रशासनिक व्यय, उच्च न्यायालय के प्रशासनिक व्यय की बात की गई है अनुच्छेद 229 में। देखिए 2 या अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 231, 2 या अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की व्यवस्था अनुच्छेद 231 में। कतिपय मामलों का उच्च न्यायालय में हस्तांतरण, कतिपय मामलों का उच्च न्यायालय में हस्तांतरण अनुच्छेद 228। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 233। और अनुच्छेद 229 में बात की गई है उच्च न्यायालयों के प्रशासनिक व्यय की, उच्च न्यायालयों की भी प्रशासनिक व्यय की बात की गई अनुच्छेद 229 में। हमारा जो आंसर सही होगा देखिए इसमें जो हमारा आंसर सही होता है ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाता है ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि राज्यसभा के गठन के संबंध में निम्नलिखित, देखिए ये राज्यसभा के गठन के विषय में दिया गया है और इसमें जो राज्यसभा के गठन से संबंध में जो सही कथन है वह हमें कूट के हिसाब से उसका आंसर देना है सही कथन के बारे में। तो पहला ये दिया गया है कि राज्यसभा जो है वह 238 से अनधिक सदस्यों राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो हमें सही कथन बतलाना है, ये सही है। राज्यसभा में पुडुचेरी के प्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं। तो राज्यसभा में पुडुचेरी के जो प्रतिनिधित्व हैं वह निर्वाचित होते हैं, अभी सही है। सी गया संविधान की 3री अनुसूची राज्यसभा में राज्यों को सीटों का आवंटन से संबंधित है। संविधान की 3री अनुसूची जो है यह शपथ से संबंधित है राज्य। और ऑप्शन डी है कि संविधान की 4थी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों के सीटी से आवंटन से संबंधित है। तो ये सही है, ऑप्शन डी सही है। तो ए, बी और डी हमारा सही होता है। ऑप्शन हमारा सही होगा इसमें ऑप्शन 4 सही होता है, ए, बी और डी। देखिए राज्यसभा में 238 से अनधिक सदस्य राज्यों और संघ राज्यों क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि जो 12 सदस्य होते हैं वह क्या करते हैं तो वह राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसकी अधिकतम संख्या जो होती है वह 250 निर्धारित यानी 250 निर्धारित की गई है।
और जो सेकंड कथन है कि राज्यसभा के में पुडुचेरी के प्रतिनिधित्व जो है वो निर्वाचित होते हैं, तो यह भी सही है। और जो संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन की बात की गई है, तो यह भी सही है। तो हमारा ए, बी और डी सही होता है। देखिए अगला दिया गया है अभिकथन और कारण दिए गए हैं, उसके आधार पर हमें आंसर देना है। अभिकथन ए में दिया, अभिकथन की बात की गई है कि भारत व पाकिस्तान ने शिमला समझौता पर 1972 में हस्ताक्षर किए थे। भारत और पाकिस्तान ने शिमला समझौते पर 1972 में हस्ताक्षर किए थे। और सेकेंड है कि इस समझौते में कहा गया कि दोनों देश अपने विवादों को अन्य देशों की मध्यस्थता से सुलझाएंगे। तो देखिए इसमें ये तो सही है कि जो शिमला समझौता हुआ था वो 1972 में हुआ था। और जो सेकेंड कथन दिया गया है, कारण जो दिया गया है कि जो इस समझौते में अपने विवादों को अन्य देशों की मध्यस्थता से सुलझाएंगे, तो यह गलत है, क्योंकि उसमें यह बात की गई थी कि हम अपने मतलब कोई इसमें सम्मिलित नहीं होगा, हमारी मध्यस्थता कोई नहीं करेगा, हम अपने विवाद खुद हम दोनों देश मिलकर ही सुलझा लेंगे। इसमें यूएन की भी बात नहीं की गई थी कि वो भी शामिल होगा, तो यह गलत है। इसमें किसी की मध्यस्थता की बात नहीं की गई थी, तो इसमें क्या होगा, हमारा ये सही है, किंतु आज जो है वो गलत, ऑप्शन 3 हमारा सही होता है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इसमें कौन से लेखक हैं जो इटली से हैं। तो इटली से कौन कौन से इसमें लेखक हैं वो हमें बतलाना है। तो देखिए विल्फ्रेड पेरेटो जो हैं और गेटेनो मोस्का, ये दोनों इटली से हैं, तो हमारा सी होगा ऑप्शन फर्स्ट। 1 और 2 विल्फ्रेड पेरेटो और गेटेनो मोस्का, ये दोनों इटली से है। अगला क्वेश्चन है क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ था। जो क्योटो प्रोटोकॉल है वह कब लागू हुआ था। तो देखिए जो क्योटो प्रोटोकॉल है वह लागू हुआ था 2005 में। 2005 में क्योटो प्रोटोकॉल जो है वह लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है नौ लोक प्रशासन प्रबंधन का निम्नलिखित में से कौन सा विषय है। तो नौ लोक प्रशासन का जो विषय वो हमें बतलाना है। देखिए नौ लोक प्रशासन के अंतर्गत निजी क्षेत्रों के तौर तरीकों को अंगीकार किया जाता है। तो देखिए ये सही है। संशोधित रिपोर्टिंग व निगरानी तंत्र है नौ लोक प्रशासन प्रबंधन जो है, संशोधित रिपोर्टिंग व निगरानी तंत्र है, तो ये भी सही है। थर्ड है कि निष्पादन लक्ष्य, थर्ड है इसमें निष्पादन लक्ष्य की बात करता है नौ लोक प्रशासन। और फोर्थ है सार्वजनिक क्षेत्र के तौर तरीकों प्रैक्टिसेस को अंगीकार करना, तो ये गलत है। तो हमारा ए, बी और सी सही है, तो ऑप्शन 2 हमारा सही होता है, ए, बी और सी। देखिए नौ लोक प्रशासन प्रबंधन जो है वह निजी क्षेत्रों के तौर तरीकों को अंगीकार करता है, निजी क्षेत्रों के, सार्वजनिक क्षेत्रों के नहीं, निजी क्षेत्र के तौर तरीकों को अंगीकार कर देता है। संशोधित रिपोर्टिंग व निगरानी तंत्र है और ये निष्पादन लक्ष्य की व्यवस्था करता है। तो ऑप्शन इसमें हमारा ए, बी और सी हुआ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को देखिए सुमेल करना है। जो हमारी सूची ए और बी दी गई है इसे हमें सुमेलित करना है। देखिए दो कारक सिद्धांत, जो दो कारक सिद्धांत है वह दिया था हर्जबर्ग ने। दो कारक थ्योरी, 2 फैक्टर थ्योरी दी थी हर्जबर्ग ने। आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत दिया था मास्लो ने। नीट की थ्योरी दी थी मास्लो ने, आवश्यकता के सिद्धांत। तो देखिए आवश्यकता के सिद्धांत की बात की थी मैकलेन ने। एक्स और वाई का सिद्धांत दिया था, एक्स और वाई सिद्धांत दिया था मैक्स ग्रेगर ने। तो जो हमारा आंसर सी होगा ऑप्शन 4, यानी दो कारक सिद्धांत हर्जबर्ग, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत या हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी जो है मास्लो की है, और आवश्यकता का जो सिद्धांत है वह मैकलेलैंड का है, और जो एक्स वाई सिद्धांत है वह है मैक्स ग्रेगर का। देखिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा संवैधानिक प्रावधान ग्राम सभा के गठन से संबंधित है। तो कौन सा संवैधानिक प्रावधान है जो ग्राम सभा के गठन से संबंधित है। तो जो हमारा सही होता है ऑप्शन ए सही होगा, यानी 243 ए जो है यह ग्राम सभा के गठन से संबंधित है, 243 ए। अगला क्वेश्चन है कि अभिकथन देखिए दिया गया है और कारण दिया गया है। अभिकथन ये दिया गया है कि हर्बर्ट साइमन ने प्रशासन के सिद्धांतों को रद्द किया था। जो हर्बर्ट साइमन है उन्होंने प्रशासन के सिद्धांतों को रद्द किया था, और कारण बतलाया गया है कि साइमन के अनुसार ये केवल क्या थी, तो लोकोपक्तियाँ थी। तो देखिए इसमें जो हमारा सही होगा, इसमें सही होगा हमारा ऑप्शन ए, यानी ए और आर दोनों सही है, और आर जो है वह ए की व्याख्या भी सही करता है। यानी देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्रत्येक राज्य को उसके द्वारा अनुरक्षित अधिकारों के लिए जाना जाता है। प्रत्येक राज्य को उसके द्वारा अनुरक्षित अधिकारों के लिए जाना जाता है, यह कथन है लास्की का। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पुस्तकों को उनके प्रकाशन वर्ष के क्रम में सजाना है। तो देखिए जो मॉडर्न डेमोक्रेसी
मॉडर्न डेमोक्रेसी जो बुक है इसका प्रकाशन वर्ष है 1921। 1921 है मॉडर्न डेमोक्रेसी का। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी जो बुक है ये 1950 की है। पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट, पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट ये 1913 की है। और जो द अमेरिकन कॉमनवेल्थ बुक है, द अमेरिकन कॉमनवेल्थ बुक जो है वो 1888 की है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो पहले हमारा डी होगा, उसके बाद सी, फिर ए और फिर बी। ऑप्शन 2 हमारा सी होगा। देखिए मॉडर्न डेमोक्रेसी, मॉडर्न डेमोक्रेसी जो बुक है वह जेम्स ब्राइस की बुक है। मॉडर्न डेमोक्रेसी जेम्स ब्राइस की बुक है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1921। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी जिसका प्रकाशन वर्ष 1950 है और यह बुक है कार्ल जे फेडरिक की, कार्ल जे फेडरिक की बुक है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी जो 1950 की है। पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट जो कि 1913 में इसका प्रकाशन वर्ष है वो 1913 है। पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1913 है और ये बुक है ए लॉरेंस लॉवेल की, ए लॉरेंस लॉवेल की बुक है। पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट बुक है ए लॉरेंस लॉवेल की। जेम्स ब्राइस की बुक है द अमेरिकन कॉमनवेल्थ जो है, द अमेरिकन कॉमनवेल्थ जो बुक है यह जेम्स ब्राइस की है जिसका प्रकाशन वर्ष है 1888। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है भारत सरकार ने किस वर्ष में स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस की राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। भारत सरकार ने किस वर्ष में स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था? तो हमारा आंसर सही होगा 1984। ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही होगा। 1984 में भारत सरकार ने स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से युग में सही ढंग से सुमेलित है? तो कौन कौन इसमें सही ढंग से सुमेलित है वो हमें बतलाना है। देखिए जॉन रॉल्स हैं समतावादी, तो ये सही है। प्लेटो हैं आदर्शवादी, ये भी सही है। मेरी वेस्टोक्राफ्ट कम्युनिस्ट साम्यवादी नहीं, ये नारीवादी है। और ग्रामसी जो हैं, देखिए ये भी गलत है, ये नारीवादी नहीं थे ग्रामसी। तो हमारा सही होता है ए और बी। ऑप्शन फर्स्ट सही होता है ए और बी, यानी जॉन रॉल्स जो है समतावादी और प्लेटो जो है वह आदर्शवादी विचारक है। अगला है निम्नलिखित अभिकथनों में से कौन से कथन है जो कल्याणकारी राज्य की परिभाषा के बारे में सही है? कल्याणकारी राज्य की परिभाषा इनमें से किन कथनों द्वारा दी जाती सही है? तो ये बतलाना है। तो हमारा देखा पहला है कि यह एक ऐसा राज्य होता है जो अपने नागरिकों को विस्तृत स्तर पर सामाजिक सेवाएं उपलब्ध कराता है। तो ये सही है। कल्याणकारी राज्य के बाद की परिभाषा के विषय में हमें सत्य कथन बतलाना है। तो जो देखिए कल्याणकारी राज्य ऐसा राज्य होता है जहां अपने नागरिकों को विस्तृत स्तर पर सामाजिक सेवाएं उपलब्ध करवाया जाता है। तो ये सही है। सेकंड है यह एक और साम्यवाद एवं दूसरी ओर, यह एक और क्या है? साम्यवाद है, और दूसरी ओर अनियंत्रित व्यक्तिवाद के बीच समझौता है। यह एक और तो साम्यवाद और दूसरी ओर अनियंत्रित व्यक्तिवादी के बीच समझौता है। तो ये भी सही है। थर्ड है कल्याणकारी राज्य किसी भी प्रकार के मनोवचित एवं प्रगतिशील समाज के लिए एक आदर्श स्थापित करते हैं। मनोवचित जो प्रगतिशील समाज के लिए क्या करते हैं? तो एक आदर्श स्थापित करते हैं। तो ये भी सही है। और चौथा है कि कल्याणकारी राज्य निजी क्षेत्र के उत्प्रेरकों इंस्टेबिक्स और बिना जीवन निर्वाह के न्यूनतम स्तर की गारंटी देता है। जो कल्याणकारी राज्य है वह निजी क्षेत्रों के उत्प्रेरकों को बिना जीवन निर्वाह के न्यूनतम स्तर की गारंटी देता है, यानी डी भी सही है। तो हमारा चारों कथन सही है, ए बी सी और डी चारों कथन सही है हमारे। जो कल्याणकारी राज्य है वह एक ऐसा राज्य होता है जो अपने नागरिकों को विस्तृत स्तर पर सामाजिक सेवा उपलब्ध कराता है। एक और साम्यवाद और दूसरी ओर अनियंत्रित व्यक्तिवाद के बीच यह समझौता है। कल्याणकारी राज्य किसी भी प्रकार के मनोचित एवं प्रगतिशील समाज के लिए एक आदर्श स्थापित करता है और कल्याणकारी राज्य निजी क्षेत्र के उत्प्रेरकों को बिना जीवन निर्वाह के न्यूनतम स्तर की गारंटी देता है। तो चारों कथन हमारे सही हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सोसाइटी फॉर राइट टू डाई विद डिग्निटी, सोसाइटी फॉर राइट टू डाई विद डिग्निटी का गठन किया है? सोसाइटी फॉर राइट टू डाई विद डिग्निटी का गठन किया गया है। तो ऑप्शन हमारा 2 होता है मीनू मसानी द्वारा।
जो मीनू मसानी है उनके द्वारा सोसाइटी फॉर राइट टू डाई विथ डिग्निटी का गठन किया गया है। देखिए जो मीनू मसानी है इन्होंने सोसाइटी फॉर राइट टू डाई विथ डिग्निटी का गठन किया। मीनू मसानी जो हैं वह भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, राजनेता, पत्रकार, लेखक एवं सांसद के रूप में रह चुके हैं। उन्होंने 1950 में लोकतांत्रिक शोध संगठन की स्थापना की। इसी संगठन 1950 में मीनू मसानी ने लोकतांत्रिक शोध संगठन की स्थापना की। इसी संगठन के तरफ से 1952 में उदारवादी विचारधारा के लिए मासिक पत्रिका फ्रीडम फर्स्ट, इनकी मासिक पत्रिका कौन सी थी? फ्रीडम फर्स्ट। ये मीनू मसानी की मासिक पत्रिका थी फ्रीडम फर्स्ट। फ्रीडम फर्स्ट जो मासिक पत्रिका थी जो उन्होंने 1952 में उदारवादी विचारधारा के लिए प्रकाशन किया था। तो मीनू मसानी सही है। सोसाइटी फॉर राइट टू डाई विथ डिग्निटी के गठन किया था मीनू मसानी ने। मीनू मसानी की जो पत्रिका है, मासिक पत्रिका जो उदारवादी विचारधारा को प्रस्तुत करती है, जो 1952 में प्रकाशित हुई थी, वह है फ्रीडम फर्स्ट। अगला क्वेश्चन हमारा है, राज्यों के गठन को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। राज्यों का जो गठन हुआ है उसे क्रमानुसार हमें क्या करना है? तो व्यवस्थित करना है। तो देखिए जो सिक्किम है, तो इसमें देखिए सबसे पहले जो होगा गुजरात आएगा। फर्स्ट नंबर पे गुजरात, सेकंड नंबर पे आपका आ जाता है सिक्किम, थर्ड नंबर पे आएगा गोवा और फोर्थ नंबर पे तेलंगाना। तो देखिए ऐसे प्रश्न देखिए आसान होते हैं क्योंकि हम सबको पता है कि तेलंगाना जो है, लेकिन देखिए सब 3 ऑप्शन दिया गया है तेलंगाना, और उसके बाद गोवा भी होगा। गोवा को 1961 में पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया था। तो डी के पहले बी आएगा तो ऑप्शन हमारा सही होगा, तो ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। पहले आता है हमारा गुजरात, फिर सिक्किम, फिर गोवा, उसके बाद तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को को स्थापना किस वर्ष में हुई? यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो देखिए यूनेस्को की जो स्थापना हुई थी तो हमारा आंसर फर्स्ट होगा 1945 में। 1945 में यूनेस्को की स्थापना हुई और 1946 में इसने कार्य करना शुरू किया। देखिए स्थापना हुई 1945 में, पर 1946 में यूनेस्को ने कार्य करना शुरू किया। यूनेस्को जो है वह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक हिस्सा है। इसका कार्य है शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सहयोग को बढ़ावा देना, ये इसका कार्य है यूनेस्को का। तो हमारा ऑप्शन सी होता है ऑप्शन फर्स्ट, 1945 में यूनेस्को की स्थापना की गई। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि आगमनात्मक विधि को अंगीकार किए जाने से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से 2 विकल्प सही है? आगमनात्मक पद्धति को किसने अपनाया था वह हमें बतलाना। देखिए आगमनात्मक विधि को अंगीकार किया था, तो जो आगमनात्मक विधि को स्वीकार किया था वो थे मैकियावली और थॉमस एक्विनास। इन्होंने आगमनात्मक विधि को स्वीकार किया था, जो कि अरस्तु की है। अरस्तु ने भी इसे अपनाया था। तो हमारे आंसर सी होता है बी और डी, बी और सी। सॉरी, देखिए थॉमस एक्विनास ने, थॉमस हॉब्स से, मैकियावली और थॉमस हॉब्स ने, मैकियावली और थॉमस हॉब्स ने अपनाया था आगमनात्मक पद्धति को। तो बी और डी हमारा ऑप्शन 3 सही होता है। प्लेटो जो थे वो निगमनात्मक पद्धति से संबंधित थे। अगला कथन है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। अगला जो क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, यह हमें बतलाना है। तो देखिए एक राष्ट्र एक मनोवैज्ञानिक संकल्पना है, राज्य एक विधि संकल्पना है, राष्ट्रवाद राष्ट्र की विशेषता है और राष्ट्र एवं राज्य सह विस्तारी को टर्मिनेंस है। तो इनमें से हमें क्या बतलाना है? तो गलत कथन बतलाना है। तो जो हमारा आंसर सही होगा इसमें, हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन 4, यानी राष्ट्र एवं राज्य सह विस्तारी या को टर्मिनेंस है, तो यह गलत है। देखिए राष्ट्र एक मनोवैज्ञानिक संकल्पना है, सही है। राज्य एक विधिक संकल्पना है, ये भी सही है। और राष्ट्रवाद जो है राष्ट्र की विशेषता है, ये भी सही है। पर जो राष्ट्र एवं राज्य सह विस्तारी है, यह गलत है। तो ऑप्शन 4 हमारा सही है, हमें गलत कथन ही बतलाना है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि रिक्स का फ्यूज मॉडल, रिक्स का जो फ्यूज मॉडल है वह किस पर आधारित है? रिक्स का जो फ्यूज मॉडल है वह किस पर आधारित है? देखिए रिक्स का जो फ्यूज मॉडल है वह आधारित है किसी पर निर्भरता से, राज परिवार के प्रभुत्व से और वस्तु विनिमय व्यवस्था पर आधारित आर्थिक व्यवस्था से।
रिस्क ऑफ फ्यूज मॉडल है वह कृषि पर निर्भरता से, राज्य परिवार के प्रभुत्व से और वस्तु विनिमय व्यवस्था पर आधारित आर्थिक व्यवस्था से संबंधित है। ऑप्शन बी इसमें नहीं होता है, हमारा गलत होगा। तो ए, सी और डी हमारा सही होगा। ऑप्शन ए हमारा सही होगा, ए, सी, डी। यानी रिस्क का फ्यूज मॉडल आधारित है कृषि पर निर्भरता, राज परिवार का प्रभुत्व, वस्तु विनिमय व्यवस्था पर आधारित आर्थिक व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, देखिए जो सूची 1 है उस सूची 2 को हमें मिलान करना है। पॉल एपलबी की बुक है वह है मॉरलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। मॉरलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ये किसकी बुक है? तो पॉल एपलबी की। और दूसरा है जॉन एम गास, एल.डी. वाइट और एमी डिमॉक। जॉन एम गास, एल.डी. वाइट और एमी डिमॉक की बुक है द फ्रंटियर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। द फ्रंटियर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो बुक है वह है जॉन एम गास की, एल.डी. वाइट की और एमी डिमॉक की। W.F. बिलोबी की बुक है, W.F. बिलोबी जो बिलोबी है उनकी बुक है प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो बुक है वह बुक है W.F. बिलोबी की। ड्वाइट बाल्डो की बुक है आइडियाज एंड इशू इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आइडियाज एंड इशू इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए पॉल एच एपलबी की जो बुक है वह है मॉरलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। जॉन एम गास, एल.डी. वाइट और एमी डिमॉक की बुक है द फ्रंटियर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। द फ्रंटियर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो बुक है वह जॉन एम गास की, एल.डी. वाइट और एमी डिमॉक की है। W.F. बिलोबी जो बिलोबी की बुक है वह है प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो बुक है वह W.F. बिलोबी की है। ड्वाइट बाल्डो की बुक है आइडियाज एंड इशूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बुक है ड्वाइट बाल्डो की। तो हमारा जो इसमें कूट सही होता है ऑप्शन बी सही होता है। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। ऑप्शन 2 हमारा इसमें सही होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 2 वर्ड्स एंड न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिन्नो ब्रुक पुस्तक के संपादक का नाम बताइए। 2 वर्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिन्नो ब्रुक पुस्तक के संपादक का नाम बताना है। तो देखिए फ्रैंक मोरनी की बुक है 2 वर्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिन्नो ब्रुक। 2 वर्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिन्नो ब्रुक जो बुक है यह बुक है फ्रैंक मोरनी की। ऑप्शन 2 हमारा सही होता है। फ्रैंक मोरनी की जो पुस्तक है 2 वर्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिन्नो ब्रुक। 2 वर्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिन्नो ब्रुक पुस्तक है फ्रैंक मोरनी की। फ्रैंक मोरनी। ऑप्शन 2 हमारा सही होता है फ्रैंक। अगला क्वेश्चन है, G.A. आलमंड के अनुसार सजातीय संस्कृति अपेक्षाकृत किस में पाई जाती है? G.A. आलमंड के अनुसार सजातीय संस्कृति जो है वह अपेक्षाकृत किस में पाई जाती है? तो देखिए जो G.A. आलमंड है उनके अनुसार जो सजातीय संस्कृति है वह पाई जाती है विकसित देशों में। विकसित देशों में सजातीय संस्कृति पाई जाती है G.A. आलमंड के अनुसार। देखिए जो आलमंड हैं उनके अनुसार सजातीय संस्कृति अपेक्षाकृत विकसित देशों में पाई जाती है। आलमंड व पावेल के अनुसार राजनीतिक संस्कृति किसी भी राजनीतिक प्रणाली के सदस्यों में राजनीति के प्रति व्यक्तियों के व्यवहारों तथा अभिमुखीकरण की पक्षती है। और जो शासन व्यवस्था जनित संवेगों के आधार पर आलमंड ने राष्ट्रों की राजनीतिक व्यवस्था, भौगोलिक प्रणाली, विकासशील प्रवृत्ति के आधार पर राजनीतिक संस्कृति को 4 भागों में बांटा है। शासन व्यवस्था जनित संवेगों के आधार पर आलमंड ने राष्ट्रों को राजनीतिक व्यवस्था, भौगोलिक प्रणाली, विकासशील प्रवृत्ति के आधार पर राजनीतिक संस्कृति को 4 भागों में बांटा है। देखिए पहला है आंग्ल अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था, सेकेंड है महाद्वीपीय यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था, थर्ड है पश्चिमी एवं आंशिक रूप से पूर्व औद्योगिक राजनीतिक व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगले क्वेश्चन में हमें मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। देखिए पहला है पूर्ण वीटो। जो पूर्ण वीटो है वह दोनों सदनों में द्वारा पारित विधेयक को नहीं करने की शक्ति है। दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को नहीं करने की शक्ति है पूर्ण वीटो। तो ऑप्शन 4
देखिए 4 है, पूर्ण वीटो क्या है? दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को नहीं कहने की शक्ति है पूर्ण वीटो। सशर्त वीटो, जो सशर्त वीटो है वह यदि सदनों द्वारा विधेयक को पुनः पारित किया जाता है, यदि सदनों द्वारा विधेयक को पुनः स्थापित किया जाता है तो राष्ट्रपति अनुमोदन नहीं रोक सकता। तो ये होगा सेकेंड। सशर्त वीटो क्या है? सशर्त वीटो है कि यदि सदनों द्वारा विधेयक को पुनः पारित किया जाता है तो राष्ट्रपति अनुमोदन रोक नहीं सकते हैं। थर्ड है निलंबित वीटो। निलंबित वीटो है जब एक विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है। निलंबित वीटो क्या है? जब एक विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है, ऑप्शन 1 है। और पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो है राष्ट्रपति बिना किसी समय सीमा की अनुमति दे सकते हैं या अस्वीकार कर सकते हैं, तो ऑप्शन 3। देखिए पूर्ण वीटो क्या है? पूर्ण वीटो है दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को नहीं कहने की शक्ति पूर्ण वीटो कहलाती है। सशर्त वीटो वह है जो जिसमें दोनों सदन यदि सदनों द्वारा विधेयक को पुनः स्थापित किया जाता है तो राष्ट्रपति क्या करता है? तो राष्ट्रपति उसके अनुमोदन को रोक नहीं सकता। यह है सशर्त वीटो। निलंबित वीटो वह है जब एक विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह निलंबित वीटो कहलाता है। और पॉकेट वीटो वह है जो दोनों द्वारा पारित विधेयक को नहीं कहने की शक्ति रखता है, पॉकेट वीटो। तो हमारा ऑप्शन देखिए इसमें क्या सही होगा? तो हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन, देखिए ऑप्शन हमारा सही होगा इसमें ऑप्शन 3। ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3। ऑप्शन 3 हमारा इसमें सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि वंदना शिवा निम्नलिखित में से किस रूप में जानी जाती है? वंदना शिवा जो है वह निम्नलिखित में से किस रूप में जानी जाती हैं? तो जो वंदना शिवा है वह जानी जाती है पर्यावरण हितैषी नारीवादी के रूप में, यानी इको फेमिनिस्ट है वंदना शिवा। देखिए जो वंदना शिवा है वह पर्यावरण हितैषी नारीवादी यानी इको फेमिनिस्ट है। और ये वंदना शिवा जो है पर्यावरणविद हैं। टाइम मैगजीन ने इन्हें इन्वायरमेंटल हीरो की उपाधि भी दी है। वंदना शिवा ने नेटिव सीड्स यानी जो मूल बीज होते हैं उसको बचाने और जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 1987 में नवधान्य नामक संगठन की स्थापना की थी। 1987 में नवधान्य नामक संगठन की स्थापना की थी वंदना शिवा ने। नवधान्य जो संगठन है इसकी स्थापना 1987 में वंदना शिवा द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से 2 सही है? जो कथन दिए गए हैं उनमें से 2 जो सही है वह हमें बतलाना है। देखिए ये दिया गया है कि प्लेटो ने अधिकारों की तुलना में कर्तव्यों पर अधिक बल दिया। जो प्लेटो है उन्होंने अधिकारों की तुलना में कर्तव्यों पर अधिक बल दिया, तो ये सही है। और दूसरा है कि उसका आदर्श राज केवल एक विचार था ना कि वास्तविकता, ये भी कथन सही है। क्योंकि जो आदर्शवाद उनका जो विचार था आदर्श राज्य का वह मात्र कल्पना ही था, वह उसे वास्तविकता में नहीं लाया जा सकता। और वह नारीवादी नहीं था, ये गलत है कि उन्होंने नारीवाद की बात की थी। और उसने वर्ग राज्य की बात कही थी, तो ये गलत है, वर्ग राज्य की बात उन्होंने नहीं की थी। तो ए और बी हमारा सही है, ऑप्शन फर्स्ट सही होता है, ए और बी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? तो जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से सम्मानित किया गया 1999 में, ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही होता है। 1999 में जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। देखिए अगला जो है सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलान करना है। पहला है कि विमानों में किए गए अपराध व कतिपय अन्य कृत्य संबंधित कन्वेंशन। विमानों में किए गए अपराध व कतिपय अन्य कृत्य संबंधित कन्वेंशन जो हुआ था टोक्यो में, वह कब हुआ था? तो देखिए ये हुआ था 1963 में। 1963 में हुआ था। विमानों में किए गए अपराध और कतिपय जो कृत्य संबंधित कन्वेंशन है वो 1963 में हुआ था। सेकंड है कि नागर विमानन की सुरक्षा के विरुद्ध विधि विरुद्ध कार्य निरोध संबंधित कन्वेंशन हुआ था जो मॉन्ट्रियल में हुआ था, वह हुआ था 1971 में। 1971 में हुआ था नागर विमानन की सुरक्षा के विरुद्ध विधि विरुद्ध कार्य निरोध संबंधित कन्वेंशन। आतंकवादी गोलाबारी निरोध संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन हुआ था। जो आतंकवादी गोलाबारी निरोध संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन है वह हुआ था 1997 में। और फोर्थ है कि जो आतंकवाद के वित्त पोषण निरोध संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन, आतंकवाद के वित्त पोषण निरोध संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन है वह किया गया था 1999 में। तो देखिए हमारा आंसर क्या सही होता है? ए का 4 और बी का है आपका 3, सी का 2, डी का 1, यानी ऑप्शन
2 हमारा सही होता है, ऑप्शन 2। देखिए विमानों के लिए किए गए अपराध व कतिपय अनुकृत संबंधित कन्वेंशन किया गया 1963 में। नागर विमानन की सुरक्षा के विरुद्ध विधि विरुद्ध कार्य निरोध संबंधित कन्वेंशन की नागर विमानन की सुरक्षा के विरुद्ध विधि विरुद्ध कार्य निरोध संबंधित जो कन्वेंशन हुआ था 1971 में। आतंकवादी गोलाबारी निरोध संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन हुआ 1997 में। और जो आतंकवाद के वित्त पोषण निरोध संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन हुआ 1999 में। अगला क्वेश्चन देखिए इसे भी तालिका 1 से तालिका 2 से तालिका 1 का 2 से मिलान करना है। इसमें आधुनिकीकरण की विचारधारा दी गई है और इसमें विचारक दिए गए हैं। देखिए मनोवैज्ञानिक विचारधारा जो है वह संबंधित है डेनियल लर्नर से संबंधित है मनोवैचारिक विचारधारा। मानकीय विचारधारा से संबंधित है महात्मा गांधी। संरचनात्मक विचारधारा से संबंधित है आलमंड। और प्रौद्योगिकी विचारधारा से डेविड एप्टर। तो हमारा देखिए 1 2 3 4 सीरियल नंबर से सही है, तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही होता है, ऑप्शन फर्स्ट। यानी मनोवैज्ञानिक विचारधारा डेनियल लर्नर की, मानकीय विचारधारा महात्मा गांधी से, संरचनात्मक विचारधारा जो है वह है G.A. आलमंड की, और प्रौद्योगिकी विचारधारा जो है वह है डेविड एप्टर की। ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही होता है। अगला है कि वितरणात्मक न्याय मुख्यतः सम्मान या संपदा के वितरण से संबंधित है। वितरणात्मक न्याय जो है वह मुख्यतः सम्मान या संपदा के वितरण से संबंधित है, तो यह कथन है अरस्तु का। ऑप्शन 2 हमारा सही होता है, अरस्तु। देखिए जो वितरणात्मक न्याय है वह मुख्यतः सम्मान या संपदा के वितरण से संबंधित है, और वितरणात्मक न्याय का सरोकार जो है वह सम्मान या धन संपदा के वितरण से है। इसका मूल सिद्धांत यह है कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार। तो ऑप्शन 2 इसमें सही है, यह कथन है अरस्तु का। अगला क्वेश्चन है कि विधिक दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से किसे सॉफ्ट लॉ कहा जाता है? विधिक दृष्टिकोण से किसे? तो विधिक दृष्टि से सॉफ्ट लॉ की संज्ञा दी जाती है विकास के अधिकार को। ऑप्शन 2 हमारा सही होता है। विकास का अधिकार जो है यह विधिक दृष्टिकोण से सॉफ्ट लॉ के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है कि वे क्षेत्रीय जोनल परिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। देखिए कौन सा कथन सही है इसमें से हमें यह बतलाना है। तो देखिए इसमें जो हमारा सही होगा थर्ड होगा कि जो राष्ट्रपति है वे निर्वाचन आयोग की अनुशंसा पर अनुच्छेद 102 के अंतर्गत किसी संसद सदस्य को अयोग्य घोषित कर सकते हैं। जो राष्ट्रपति हैं वे निर्वाचन आयोग की अनुशंसा पर अनुच्छेद 102 के अंतर्गत किसी संसद सदस्य को अयोग्य घोषित कर सकते हैं। देखिए क्षेत्रीय परिषदें जो देखिए किस तरह ये गलत है। जो क्षेत्रीय परिषदें हैं वह सांविधिक निकाय हैं और संवैधानिक नहीं है, सांविधिक निकाय हैं। जो क्षेत्रीय परिषदें क्या है तो सांविधिक निकाय है, यानी संविधानेतर है। इसका गठन संसद द्वारा अधिनियम बनाकर किया गया है, जो कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 है। केंद्र सरकार गृह मंत्री क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होता है। तो जो इसके अध्यक्ष होते हैं कौन होते हैं? तो गृह मंत्री होते हैं। सेकेंड है कि वे अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष हैं। तो देखिए अनुच्छेद 263 राज्यों के मत तथा केंद्र तथा राज्यों के मत समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 263 राज्यों के मध्य तथा केंद्र तथा राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की व्यवस्था करता है। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। तो ये भी गलत है। थर्ड हमारा सही है कि वे निर्वाचन आयोग की अनुशंसा पर अनुच्छेद 102 के अंतर्गत किसी संसद सदस्य को क्या कर सकता है? तो अयोग्य घोषित कर सकता है राष्ट्रपति। और जो ये दिया हुआ है फोर्थ कि वे अपने विवेकानुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि जो मंत्रिमंडल की सलाह पर ही आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। वे अपने विवेकानुसार ऐसे निर्णय नहीं ले सकते हैं। यह गलत है, तो हमारा ऑप्शन 3 सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि उदारीकरण के सकारात्मक प्रभाव हैं। जो उदारीकरण है उसके सकारात्मक प्रभाव क्या है तो हमें बतलाना है। देखिए पहला है विदेशी निवेश। तो उदारीकरण के सकारात्मक प्रभाव पूछा गया है, तो विदेशी निवेश सही है। बढ़ा हुआ उत्पादन ये भी सही है। बढ़ी हुई बेरोजगारी, तो उदारीकरण का ये सकारात्मक प्रभाव नहीं है, नकारात्मक प्रभाव है ये। और प्रौद्योगिकी उन्नति, तो ये भी सही है। तो A, B और D हमारा सही होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए जो अगला हमारा क्वेश्चन है कि नीचे 2 अभिकथन दिए गए हैं, जिनमें एक को अभिकथन और
कारण आर कहा गया है। जब कथन को कारण से जोड़ते हमें प्रश्न का इसका आंसर देना है। देखिए कथन क्या है, कथन कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को। और कारण क्या कहता है, तर्क क्या देता है कि इसका मुख्य उद्देश्य था विश्व शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना। तो देखिए ये भी सही है और यह एक ही व्याख्या भी करता है। इस हिसाब से जो हमारा आंसर सी होगा, फर्स्ट सी होगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर सही, एक ही सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है कि पुस्तक नेशन एंड नेशनलिज्म, नेशन एंड नेशनलिज्म किसकी पुस्तक है? तो नेशन एंड नेशनलिज्म जो बुक है वह है अर्नेस्ट गैलेनर की। अर्नेस्ट गैलेनर की बुक है नेशन एंड नेशनलिज्म, अर्नेस्ट गैलेनर। अगला क्वेश्चन है किसने नेतृत्व को अधीनस्थों को लगन और विश्वास के कार्य करने के लिए प्रेरित करने की प्रबंधक की योग्यता के रूप में परिभाषित किया? नेतृत्व को किसके द्वारा अधीनस्थों को लगन और विश्वास के कार्य करने के लिए प्रेरित करने की प्रबंधक की योग्यता के रूप में परिभाषित किया गया? तो जो हमारा आंसर सी होगा ऑप्शन फर्स्ट, कुंटज और ओडोनेल ने इसे अधीनस्थों के लगन और विश्वास कार्य करने के लिए प्रेरित करने की प्रबंधक की योग्यता के रूप में परिभाषित किया गया था। कुंटज और ओडोनेल के द्वारा नेतृत्व को, ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से महिलाओं की समानता संबंधी तर्क है? तो महिलाओं की समानता संबंधी जो तर्क है वह हमें बतलाना है। तो देखिए पहला दिया गया है इसमें, पुरुषों की तुलना में महिलाओं की निम्नता समाज द्वारा बनाई गई है जो विधिक रूप से न्यायोचित नहीं है। तो महिलाओं की समानता संबंधी तर्क के विषय में हमें बतलाना है। तो देखिए सही है, क्योंकि पुरुषों की तुलना में महिलाओं को निम्नता समाज द्वारा बनाई गई जो विधिक रूप से न्यायोचित वह नहीं है। जो समाज द्वारा बनाई गई है वह न्यायोचित नहीं है, महिलाओं की निम्नता पुरुषों की तुलना में जो की गई है। और जो देखिए बी कहता है कि मुक्ति व समानता के सिद्धांत महिलाओं की स्थिति पर लागू होना विरोधाभासी है। मुक्ति व समानता के सिद्धांत जो महिलाओं की स्थिति पर लागू न होना, स्थिति पे देखिए लागू न होना दिया गया है, वह विरोधाभासी है। तो यह भी सही है। थर्ड है कि महिलाएं जो है वह प्राकृतिक रूप से पुरुषों से निम्न है। महिलाएं प्राकृतिक रूप से पुरुषों से निम्न, तो ये गलत है, क्योंकि महिलाओं को प्राकृतिक रूप से निम्न नहीं माना जा सकता। और फोर्थ है कि महिला असमानता बनी रही क्योंकि इसको न्यायोचित ठहराया गया था। तो यह भी कथन गलत है। महिला असमानता को कभी भी न्यायोचित नहीं ठहराया गया। महिला असमानता को कभी भी न्यायोचित नहीं ठहराया गया था। तो यह भी गलत है। तो हमें सही कथन बतलाना है। तो फर्स्ट और सेकेंड यानी ए और बी सही है। ऑप्शन 3 हमारा सही होता है, ए और बी। देखिए अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 अभिकथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरा तर्क आर कहा गया है। अभिकथन देखिए क्या, अभिकथन कहता है कि अरस्तु ऐसे प्रथम विचारक थे जिन्होंने आगमनात्मक पद्धति को अपनाया, लेकिन यह आकस्मिक थी। अरस्तु ऐसे प्रथम विचारक थे जिन्होंने आगमनात्मक पद्धति को अपनाया, लेकिन यह आकस्मिक थी। तो देखिए कथन सही है। कारण कहता है कि मैकियावेली के मामले में आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग जानबूझकर किया गया था। यह भी सही है। तो देखिए कथन तो दोनों सही है, कथन और कारण दोनों सही है, पर जो व्याख्या नहीं की गई है, यह व्याख्या नहीं करता है यार एक ही। तो हमारा सही होगा ऑप्शन बी, यानी ए और आर दोनों सही है, पर जो व्याख्या है वह आर ए की व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अब पद्यांश दिए गए हैं, गद्यांश दिए गए हैं, और इसी के आधार पे हमें जो 10 क्वेश्चन आगे के 91 से 95 नंबर का जो क्वेश्चन है इसी गद्यांश के अकॉर्डिंग देना है। चलिए अब मैं एक बार गद्यांश को पढ़ देती हूँ। देखिए दिया गया है कि उत्तराधुनिकतावादी विचारक इस विचार को मानते हैं कि सामाजिक मुद्दों का वस्तुनिष्ठ ज्ञान नहीं हो सकता। उत्तराधुनिकतावादियों के अनुसार ज्ञान न केवल एक संज्ञानात्मक कारक है, बल्कि ज्ञान क्या है तो मानकीय और राजनीतिक भी है। सत्ता व ज्ञान स्वाभाविक रूप से सहयोगी हैं और प्रत्यक्षता यह एक दूसरे के समानार्थी है। उत्तराधुनिकतावादी जो हैं वह फ्लास्की उदारवादियों के साथ साथ प्रत्यक्षवादियों के समालोचक हैं, जो कि वस्तुनिष्ठता व विज्ञान की श्रेष्ठता पर विश्वास करते थे। उत्तराधुनिकतावादी नए लेंसों
में प्रत्येक स्वीकृत या स्थापित विचारों को देखना चाहते हैं। तो इसी के आधार पे हमें आगे के क्वेश्चन का आंसर देना है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर आधुनिकतावादी विचारक हैं। तो उत्तर आधुनिकतावादी विचारक हैं वह हैं, हमारा ऑप्शन इसमें सही होता है ऑप्शन फर्स्ट यानी डेरिडा। जो जैक्विस डेरिडा है, डेरिडा लिखा हुआ है या डेरिडा होगा, वह उत्तर आधुनिकतावादी विचारक हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा इसमें सही होता है। देखिए जैक्विस डेरिडा जो है वह उत्तर आधुनिकतावादी विचारक हैं। उत्तर आधुनिकतावादियों के अनुसार ज्ञान क्या होता है, ज्ञान न केवल संज्ञानात्मक कारक है बल्कि यह मानकी यानी नॉर्मेटिव और राजनीतिक कारक भी होता है ज्ञान। तो उत्तर आधुनिकतावादी विचारक इसमें से हैं जैक्विस डेरिडा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि उत्तर आधुनिकतावादियों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। उत्तर आधुनिकतावादियों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह गलत है। तो हमारा ऑप्शन सी होगा इसमें ऑप्शन 3 यानी ज्ञान विश्व में प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है। तो यह उत्तर आधुनिकतावादी विचारों के अनुसार गलत है। देखिए उत्तर आधुनिकतावादी जो हैं उनकी पहली परिकल्पना थी जो आर्नल्ड टोयनबी ने की थी। आर्नल्ड टोयनबी की पहली परिकल्पना थी उत्तर आधुनिकतावादी। उन्होंने अपनी पुस्तक, किसने, तो आर्नल्ड टोयनबी ने अपनी पुस्तक ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री बुक है आर्नल्ड टोयनबी की, जिसमें उन्होंने लगभग 120 साल पहले आधुनिक युग की समाप्ति की घोषणा की। उत्तर आधुनिकतावादियों ने इस धारणा को चुनौती दी कि ज्ञान शाश्वत है। उन्होंने ज्ञान को सत्ता से संबंध माना तथा उसकी निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए थे। तो ज्ञान विश्व में प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है, यह विचार जो है उत्तर आधुनिकतावादियों का नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सही होता है ऑप्शन 3। बाकी देख लीजिए उत्तर आधुनिकतावादी जो हैं उन्होंने धारणा को चुनौती दी कि ज्ञान क्या है, तो ज्ञान को उन्होंने शाश्वत माना है, ज्ञान सत्ता से संबंध माना है और कोई भी ज्ञान जो है वह निष्पक्ष नहीं होता है उत्तर आधुनिकतावादियों के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पद में से किसे उत्तर आधुनिकतावादी द्वारा स्वीकार किया जाता है। निम्नलिखित पद में से किसे उत्तर आधुनिकतावादी विचारक हैं उनके अनुसार स्वीकार किया जाता है। तो देखिए जो हमारा आंसर इसमें सही होगा ऑप्शन 3 यानी आधुनिकतावाद को उत्तर आधुनिकतावादियों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है, पूछा गया है। देखिए तो देखिए उत्तर आधुनिकतावादियों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है, तो आधुनिकतावाद उत्तर आधुनिकतावादी विचारकों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है। उत्तर आधुनिकतावादी जो हैं वे स्वीकार करते हैं उत्तर संरचनात्मकतावाद को स्वीकार करते हैं उत्तर आधुनिकतावादी, विसंरचना को और आत्मपरकवाद जो आत्मपरकतावाद है उसे भी स्वीकार करते हैं उत्तर आधुनिकतावादी, पर ये आधुनिकतावाद को स्वीकार नहीं करते। तो ऑप्शन 3 हमारा सही होता है कि जो उत्तर आधुनिकतावादी विचारक हैं वे आधुनिकतावाद को स्वीकार नहीं करते। देखिए अगला क्वेश्चन है कि उत्तर आधुनिकतावादी विचारकों के अनुसार ज्ञान का कौन सा गुण मौजूद नहीं है। उत्तर आधुनिकतावादी विचारकों के अनुसार ज्ञान का जो है कौन सा गुण है जो मौजूद नहीं है। तो जो हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन 4 वस्तुनिष्ठता जो है वह उनके अनुसार मौजूद नहीं है। इन्होंने ज्ञान को किस रूप में माना है, तो देखो ज्ञान को मानकी, संज्ञानात्मक और राजनीतिक माना है, वस्तुनिष्ठता नहीं माना है। तो ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन उत्तर आधुनिकता विचारक नहीं है। देखिए उत्तर आधुनिकता विचारक इसमें से कौन नहीं है, उसमें क्या पूछा गया था कौन है, तो डेरिडा थे। और इसमें पूछा गया है कि आधुनिकता विचारक नहीं है। तो देखिए जो उत्तर आधुनिकता विचारक नहीं है जे बर्टन जो है यह उत्तर आधुनिकता विचारक नहीं है, बल्कि जो बाकी रिचर्ड एशली, जेनी एटकिंस, माइकल फुकोल्ट ये क्या हैं, तो ये तीनों उत्तर आधुनिकतावादी विचारक हैं। अगला क्वेश्चन है वैश्वीकरण ने निम्नलिखित में से किसकी मांग को बढ़ाया है। जो वैश्वीकरण ने निम्नलिखित में से किसकी मांग को बढ़ाया है। तो जो हमारा आंसर सही होगा इसमें ऑप्शन फर्स्ट यानी हस्तक्षेपवादी राज्य की मांग को बढ़ाया है वैश्वीकरण ने। हस्तक्षेपवादी राज्य को
बढ़ाया है? हस्तक्षेपवादी राज्य की मांग को बढ़ाया है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने राज्य संप्रभुता को सीमित नहीं किया है? निम्नलिखित में से किसने राज्य संप्रभुता को सीमित नहीं किया है? तो देखिए, जो हमारा आंसर इसमें सही होगा ऑप्शन 4, नॉमन विकारी इकोनॉमिक दबाव समूह ने राज्य संप्रभुता को सीमित नहीं किया है। बाकी राज्य संप्रभुता को सीमित करते हैं बहुराष्ट्रीय निगम, अंतर सरकारी संगठन और गैर सरकारी संगठन जो हैं वह राज्य संप्रभुता को क्या करते हैं? तो सीमित करते हैं। और इसमें पूछा गया है सीमित नहीं करता, तो वह नॉमन विकारी इकोनॉमिक दबाव समूह जो है वह राज्य की संप्रभुता को सीमित नहीं करता है। ऑप्शन 4 हमारा सही होता है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण ने निम्नलिखित में से किसको अधिक प्रेरित किया है? वैश्वीकरण ने निम्नलिखित में से किसको अधिक प्रेरित किया है? तो हमारा ऑप्शन सी होगा फर्स्ट, यानी शहरीकरण को वैश्वीकरण ने अधिक प्रेरित किया है। ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण ने निम्नलिखित में से कहाँ के देशों को लाभ पहुंचाया है? वैश्वीकरण ने निम्नलिखित में से कहाँ के देशों को लाभ पहुंचाया है? तो जो हमारा आंसर सी होगा इसमें ऑप्शन फर्स्ट, यानी यूरोप और अमेरिका के देशों को वैश्वीकरण ने अधिक लाभ पहुंचाया। देखिए, वैश्वीकरण के द्वारा यूरोप और अमेरिका के देशों को अधिक लाभ पहुंचाया गया है, क्योंकि इसने समृद्ध देशों की पूंजी, प्रौद्योगिकी और संचार प्रणालियों की प्रवाह पर श्रेष्ठ नियंत्रण किया है। किसने? तो वैश्वीकरण ने। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही हो, यूरोप और अमेरिका के। और आज का यह लास्ट, यानी इस PDF का यह लास्ट क्वेश्चन, इस 2019 के जो दिसंबर का हम लोग देख रहे थे क्वेश्चन पेपर, उसका यह लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए, लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? राज्य निम्नलिखित में से किसको आकार देने में कमज़ोर हो गया है? राज्य जो है वह निम्नलिखित में से किसको आकार देने में कमज़ोर हो गया है? तो हमारा सही होगा ऑप्शन 4, राजस्व संग्रहण को राज्य आकार देने में कमज़ोर हो गया है। देखिए, राज्य पूंजी का प्रवाह, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और तथा श्रम तथा वित्त को मजबूती प्रदान करने में सफल है। जो राज्य है वह पूंजी के प्रवाह, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और श्रम वित्त को क्या करता है? तो मजबूती प्रदान करता है। किंतु जो राजस्व संग्रहण है उसके आकार देने में वह कमज़ोर हो गया है, राजस्व संग्रहण को। तो हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन 4। सो फ्रेंड्स, 2019 का जो पेपर है वह समाप्त होता है दिसंबर का। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।